अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीक हमने एक आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 2। सही है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। ये था आपके चैप्टर का नाम, रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट। ये वो चैप्टर था जो हमने लास्ट वीक स्टार्ट कर दिया था। सही है। अब जरा इसको हम फर्दर आगे लेके चलते हैं। मैंने मैं क्विक रिव्यू दे दूं आपको। फ्राइडे सैटरडे को जो क्लास ली थी, सैटरडे को जो हमने क्लास ली थी, सैटरडे की क्लास के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी। जिन बातों में से इस चैप्टर के बारे में नंबर 1 ऑल्टरेशन हमने पढ़ ली, जो कि किसकी थी? ईस्ट। अगर आपको एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, ये जरा देखो। नंबर 1 ऑल्टरेशन ये रही, जिसमें ईस्ट के पास थी पावर। पावर किस बेसिस पे थी? कैलिफेट्स की बेसिस पे। एंड पावर के एलिमेंट्स क्या थे? ये सारे जो ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट हुए हैं, सही है। ये वो सारे एलिमेंट्स थे जिनकी बेसिस पे पावर थी। फिर हम देखते हैं कि पावर ऑल्टर होती है। एंड पावर किसके पास आती है? वेस्ट के पास। पावर कितने टाइम तक रहती है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 सेंचुरीज तक के पावर जो है वो वेस्ट के पास रहती है। सही है। अब बेटा, मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि पावर वेस्ट में रही। पावर वेस्ट में ही रही, लेकिन वेस्ट के अंदर पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चेंज होते रहे। जैसे कि नंबर 1 पे कौन था? ग्रीस, यानी कि ग्रीक एम्पायर। नंबर 1 ग्रीक एम्पायर। ग्रीक एम्पायर के पास पावर। फिर उधर से कहाँ जाती है? रोमन एम्पायर के पास। उनसर से रोमन, और फाइनली के पास आ जाती है? जर्मन एम्पायर के पास। तो ये तरीका कार जो है वो आपको याद रखना है, कि ये तरीके कार आपको देखना है कि रोमन टू, अगर वो पूछें कि ग्रीक से रोमन या ग्रीक से जर्मन के पास पावर कैसे गई, तो आप बताएंगे ग्रीक टू रोमन, देन रोमन टू जर्मन। इस तरीके से गई, डायरेक्ट ग्रीक टू जर्मन पावर शिफ्ट नहीं होती। सही है। पावर भी आपको मैंने बता दिया था, समझा दिया था किन किन बेसिस के ऊपर शिफ्ट होती है, क्या क्या ग्राउंड रियलिटी थी उनकी। वो सारी बातें हमने डिस्कस कर लिए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सही है। अब मैं आपको बात बता दूं कि दोबारा पावर किसके पास आती है? ईस्ट के पास। दोबारा पावर किसके पास आती है? ईस्ट के पास, यानी कि थर्ड ऑल्ट्रेशन होती है। थर्ड ऑल्ट्रेशन, पावर किसके पास आ गई? ईस्ट के पास। दोबारा से पावर जो है वो आ जाती है। थर्ड ऑल्ट्रेशन, ईस्ट के पास पावर। जर्मन एम्पायर ने रोमन्स को हरा तो दिया था, लेकिन वो वैसा अपना स्टेटस नहीं बना सके जैसा स्टेटस रोमन्स का था, वीक हो गए। तो ईस्ट ने उनसे पावर ले ली, और ये करीब करीब ईस्ट के पास 4 सेंचुरी तक पावर रहती है। ईस्ट ने इनसे पावर ले ली और ईस्ट के पास ये पावर रहती है, करीब करीब 4 सेंचुरी तक ये पावर ईस्ट के पास रहती है। सही है। अब ईस्ट में 3 बड़ी सिविलाइजेशन कंबाइन होती है पहली दफा। देखो, अब एक मैं आपके सामने अगर एक बात रखूं ना, ये बात सिर्फ समझने वाली है। ये बात सिर्फ समझने वाली है कि वेस्ट में on the basis of religion they all are the same। यानी कि मजहब की बेसिस के ऊपर वेस्ट में सब सेम है। समझ आ रही है बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? लेकिन जब हम बात ईस्ट की करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सही है, मेजर पावर्स आर डिफरेंट। सही है। वेस्ट में मजहब की बेसिस के ऊपर पूरा वेस्ट एक है। सही है। तो मजहब की बेसिस के ऊपर उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। ईस्ट में मजहब के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। 3 बड़े मजाहिब है। 3 बड़े मजाहिब है, चाइनीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब ये 3 बड़े मजाहिब है। खैर, पावर नंबर 3 जो अल्टर होती है, वो अल्टर कैसे होती है? दैट 3
डिफरेंट सिविलाइजेशंस क्या हो जाती हैं? यूनाइटेड। तीन बड़ी सिविलाइजेशन जो मजहबी बेसिस पे एक दूसरे से अलग हैं, वो क्या हो जाती है? यूनाइटेड। उसके अंदर कौन कौन? मुस्लिम। मुस्लिम यानी कि इस्लाम, सही है। दूसरा चाइनीज। तीसरे हिंदूज, सही है। ये तीन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, तीन बड़ी सिविलाइजेशन कंबाइन हो जाती हैं। तीन बड़ी सिविलाइजेशन कंबाइन हो जाती हैं। कंबाइन हो कौन सी होती है भाई? हिंदूज, हिंदूज, मुस्लिम एंड चाइनीज। ये तीन सिविलाइजेशन कंबाइन होती है। एंड कंबाइन होने के बाद तो इनकी पावर अनमैचेबल हो जाएगी, सही है ना। सिर्फ मजहब की बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस है। अगर वो डिफरेंस दूर हो जाए, जो कि ज्यादा टाइम तक हो नहीं सकते, क्योंकि फिर कोई ना कोई क्लैश हो जाता है इनका, और फिर ये पावर जो है वो चली जाती है इनके पास से। यानी कि वो ज्यादा टाइम तक ये अपना होल्ड जो है वो बरकरार नहीं रख पाते, क्योंकि ये ताकतवर तो है, लेकिन मजहबी बेसिस के ऊपर इतने इंटर कॉन्फ्लिक्ट हैं इनके कि वो यूनाइट रख नहीं पाते अपने आप को, और वो फिर किसी ना किसी मसले का शिकार जो है वो हो जाते हैं। समझ आ रही है ये बात? अब जैसे ही ये बात समझ आई, तो तीन बड़ी सिविलाइजेशन कंबाइन होती है, सही है भाई। अब अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, तो मुस्लिम के अंदर कौन थे? कैलिफेट्स। मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन कैलिफेट्स के पास थी। चाइनीज के अंदर जो हुक्मरानी उस वक्त करते थे वो कौन थे? टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी, सही है। ये एक पावर का नाम था, ये एक हुक्मरान जमात का नाम था, टैंग डायनेस्टी, सही है। डायनेस्टी कहते हैं एक पावर की रजीम, टैंग उसका नाम था। और हिंदूज के अंदर वो इनके जो आप कह लें लोकल, जो इनके एक लोकल सही वर्ड नहीं है, किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करता, प्रीचर्स, सही है। जो इनके प्रीचर्स थे वो इनके साथ थे, सही है। ये तीन बड़ी सिविलाइजेशन कंबाइन हो जाती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें जो आपको याद रखनी है। सेकंड और थर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑल्टरेशन, थर्ड ऑल्टरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब सेकंड एंड थर्ड के अंदर, सेकंड पे आपने देख लिया, सारी चीजें क्लियर कर ली। अब जब थर्ड ऑल्टरेशन की बात आती है, तो आपने देखा तीन बड़ी सिविलाइजेशन यूनाइटेड हो जाती है। कौन कौन सी? मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, चाइनीज एंड हिंदूज, ये कंबाइन तो हो जाते हैं, सही है। व्हेन ऑल थ्री civilization got united, they were extremely powerful, सही है। पावरफुल तो हो गए, पावरफुल हो गए, लेकिन पावरफुल होने के साथ हुआ क्या? वेस्ट के हालात क्या थे इस वक्त? वेस्ट के हालात क्या थे? क्योंकि वहां से रोमन एम्पायर, जिसने वेस्ट को एक तरीके से बांधा हुआ था, वेस्ट को एक तरीके से कंबाइन करके रखा हुआ था, वेस्ट के लिए एक बाइंडिंग एलिमेंट का वो काम कर रहा था, वो क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। उसको जर्मन ने बर्बाद कर दिया। जर्मन ने उनको बर्बाद करने के बाद जर्मन खुद भी तबाह हो गए। तो वेस्ट में मोस्ट ऑफ द वेस्ट गॉट बारबेरियन। क्या हो गए थे? बारबेरियन। अब आप कहेंगे बारबेरियन वर्ड का, देखो बेटा, बारबेरियन वर्ड कहां से आया? बारबरिस्ट। बारबरिस्ट से निकलता है बारबेरियन वर्ड, सही है। बारबरिस्ट का बारबरिज्म, ये कह लें, बारबरिज्म से निकलता है। और बारबरिज्म का मतलब क्या है? बारबरिज्म का मतलब क्या है? बारबरिज्म का मतलब है वाइल्ड। बारबरिज्म का मतलब क्या है? वाइल्ड। जरा मुझे एक मिनट दें, कॉल में अटेंड कर लूँ।
सही है मेरे बच्चों। अब वो क्या कह रहे हैं, जब ईस्ट पावरफुल हो गया, वेस्ट क्या हो गया था, टोटली बारबेरियन हो चुका था, बार्बरिज्म का शिकार हो चुके थे। अब बार्बरिज्म का मतलब क्या होता है, वाइल्ड, वहशी हो जाना। इंसान वहशी, वाइल्ड, बार्बरिस्ट, बारबेरियन कब होता है, जब इंसान अपने मजहब से, अपनी कल्चर से, अपनी ट्रेडिशन से दूर चला जाता है। सही है भाई, ये बात क्लियर हो गई। वेस्ट क्या हो गया था, बारबेरियन। सही है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द वेस्ट गॉट barbarian which were controlled by क्रिश्चियन यूरोप। सही है, जिनके ऊपर क्रिश्चियन यूरोप की हुकूमत थी, सिर्फ वो पार्ट बारबेरियन हुए थे। यानी कि कुछ पार्ट ऐसा भी था वेस्ट का, कुछ पार्ट ऐसा भी था जो इस्लामिक कल्चर्स के अंदर काउंट होता था। कुछ पार्ट ऐसा भी था वेस्ट का जो इस्लामिक कल्चर के अंदर काउंट होता था, जैसे कि स्पेन। स्पेन जो था, वो आप कह लें आधे से ज्यादा पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट वाज मोहम्मदन। आधे से ज्यादा स्पेन जो था वो मोहम्मदन स्पेन था। सही है, लेकिन देन अगेन ईस्ट दोबारा वीक होता है। मतलब ये थे अभी ईस्ट के एक तरीके से पॉइंट्स या वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ये कॉपी करें। अच्छा जी, यहाँ तक कर लिया कॉपी, समझ आ गई हैं बातें? जो नहीं आई होंगी वो मुझसे पूछ लेना। सही है। अब थर्ड ऑल्ट्रेशन आपने देख ली, अब आती है फोर्थ ऑल्ट्रेशन, यानी कि वो ऑल्ट्रेशन जो कि बिल्कुल फाइनल है। वो ऑल्ट्रेशन जो बिल्कुल फाइनल है। इसके बाद
अब तक दुनिया में चेंज नहीं आया। इसके बाद अब तक दुनिया में चेंज नहीं आया, इसके बाद अब तक दुनिया के अंदर पावरफुल वेस्ट ही है, और आज तक उन्होंने अपनी पावर जो है वो बनाकर रखी हुई है और कोई चैलेंजिंग उनको नहीं मिला। सही है, वेस्ट दोबारा क्या होता है, पावरफुल होता है। सही है। पावर किसके पास आती है आखिरी दफा, वेस्ट के पास दोबारा आ जाती है पावर, और वेस्ट क्या हो गया, दोबारा से पावरफुल होता है। अब ये वेस्ट पावरफुल क्यों होता है, वो तीन सिविलाइजेशन जो थर्ड पे मिली थी, उन तीन में क्या मसले थे, मजहब, रिलीजन को लेकर जो उनके आपसी डिफरेंसेस थे वो इतने सिवियर थे कि वो दोबारा से क्लैश हो गया। और जब वो क्लैश होता है तो फोर्थ ऑल्टरेशन जो है वो एक तरीके से हैपन होती है और फोर्थ ऑल्टरेशन होती है। अब फोर्थ ऑल्टरेशन समझाने का मकसद है आपको बताना कि क्या हुआ था। इससे पहले आप देख रहे थे पूरी पूरी कौम, पूरा एक नेशन, पूरा एक एम्पायर, या पूरा एक सिविलाइजेशन, ये मिल रही थी तो पावर की ऑल्टरेशन हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, फोर्थ ऑल्टरेशन पे ऐसा नहीं हुआ था। फोर्थ ऑल्टरेशन कितनों ने करवाई, दो लोगों ने। फोर्थ ऑल्टरेशन किसने करवाई, दो लोगों ने। सही है। कैसे, वास्को, एक बंदे का नाम था वास्को द गामा, एक बंदे का क्या नाम था, वास्को द गामा। सही है। एंड दूसरे का क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरे का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस, एक का नाम वास्को डगामा, दूसरे का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कौन थे, पायनियर्स थे ऑफ न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। ये कौन थे, पायनियर्स थे न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के। अब एक बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको देखनी है, समझनी है, वो क्या है, मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, वो ये देखो, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये एलिमेंट्स ऑफ पावर क्या है, ये जो ब्लू हुआ है ये थे एलिमेंट ऑफ पावर, और इसमें मिलिट्री और साइंस का है बिल्कुल एंड में। सही है। इन्होंने इसको चेंज कर दिया, किन्होंने, वास्को ड गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कैसे कर दिया, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू वास्को ड गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, अकॉर्डिंग टू वास्को ड गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, the concept of power, the concept of holding power was completely changed. According to Christopher Columbus and Vasco da Gama, the concept of holding power was completely changed. पूरे तरीके से उसको ऑल्टर कर दिया गया, पूरे तरीके से उसको एक तरीके से शफल कर दिया गया, एंड उसको एक नए क्राइटेरिया के अंदर जो था वो फॉर्मुलेट करा गया। सही है। उसको एक नए क्राइटेरिया के अंदर फॉर्मुलेट करा गया। क्या था वो तरीकेकार, कैसे, इन्होंने कहा कि न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म जो अब दुनिया में चलेगी उसके मेन वेपन जो है वो क्या होंगे, या मेन की पॉइंट जो उसके क्या होंगे, साइंस प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस, ये लगेगा खुद ही कर देगा इसको सही, चलो, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस मैकेनाइजेशन। उसने क्या कहा, न्यू वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के की पॉइंट्स क्या होंगे, साइंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन। इसकी बेसिस के ऊपर अब दुनिया में पावर आएगी। अब वो पुराने नॉन साइंटिफिक तरीके जो हैं वो अब दुनिया से एक्सक्लूड कर देंगे और इंक्लूड क्या करेंगे, नए तरीके, जो कि किसके ऊपर बेस करेंगे, साइंस
इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन। और उसी वक्त से क्या होता है, और उसी वक्त से क्या होता है, ये कब की बात बता रहा हूँ, सिंस 15th सेंचुरी। सिंस 15th सेंचुरी दुनिया में साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो रैपिडली। साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी रैपिड ग्रोथ में जाता है कि इनको कोई रोक ही नहीं पाता। इन्होंने साइंस को इतने आगे ले गए कि इनको कोई स्टॉप करने वाला था ही नहीं, इनको कोई स्टॉप करने वाला था ही नहीं, या इनको कोई चैलेंज करने वाला मौजूद ही नहीं था। इनकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। सही है, इन्होंने इतना दुनिया में, और आप देख लो उसके बाद से दुनिया में हुकूमत कौन कर रहे हैं, ये लोग, वेस्ट। दुनिया में साइंस में आगे कौन है, वेस्ट। साइंस में पीछे कौन है, ईस्ट। पावर किसके पास नहीं है, ईस्ट। एक तरीके से दुनिया में जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो किसके ऊपर हो रहे हैं, ईस्ट। ये सारी बातें किसके पास है, ईस्ट के साथ हो रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं वास्को द गामा जो थे उनके बारे में थोड़ा सा, कि वो कौन था। वास्को द गामा जो था वो था पोर्चुगीज नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर। पोर्चुगीज नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर who discovered sea route from Portugal to India, यानी कि इंडियन ओशन। सही है। वेयर एज दूसरे पे कोलंबस, कोलंबस जो थे, कोलंबस जो थे वो कौन थे, इटालियन नेविगेटर एंड explorer who discovered America in 1492, who discovered America in 1492। सही है। ये बातें भी याद रखने वाली, सारी बातें नोट करते जाएं साथ साथ। दे रहा हूँ, चले मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लो फटाफट। सही है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है, कहानी पल्ले पड़ रही है। मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत ड्राई चैप्टर है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद है क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर बेस करता है और दुनिया को कनेक्ट करता है। यानी कि अनसाइंटिफिक एज से दुनिया साइंटिफिक एज में कैसे आती है, ये लेकर आता है, ये चैप्टर बताता है ये बातें। ये ये वो चैप्टर है जो कनेक्ट करवाता है पूरे टॉपिक को। सही है जी, होपफुली आपने यहाँ तक कर लिया होगा। अब इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वास्को ड गामा, सही है, एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, के इन द मॉडर्न वर्ल्ड
इन द मॉडर्न वर्ल्ड सर्वाइवल मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या होंगे? will only be advancement in science and industrialization। मैं क्या कहा, दुनिया में अब तरक्की, या दुनिया में अगर किसी को अपनी इज्जत, किसी को अपनी आबरू बचानी है, किसी मुल्क को अपनी सॉवरेंटी जो है वो कायम रखनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस पे हो पाएगी, और वो क्या है? एडवांसमेंट साइंस में। क्योंकि वो कौमें या वो नेशन जो साइंस में पीछे चले जाएंगे उनका कोई हाल नहीं होगा, या उनको बचाने वाली कोई ताकत नहीं होगी। अगर आप साइंस में आगे हैं तो ही आप बच सकेंगे, अगर आप साइंस में पीछे हैं तो आपको बचाने के लिए और कोई भी नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये किसने कहा? वास्को ड गामा एंड वुड। और आप देख लें कि साइंस में उन्होंने उस वक्त से लेकर कितनी तरक्की करी, क्योंकि वेस्ट तो पीछे था, और बाद में इन्होंने साइंस की बेसिस के ऊपर इतनी पावर बना ली कि आप देखते हैं कि ईस्ट तो नजर ही नहीं आता। इसके बाद वाले टाइम के अंदर ईस्ट में कहाँ होता है कुछ। इन्होंने कॉलोनीज बना ली, इन्होंने ही कब्जे कर लिए हमारे लैंड के ऊपर, और इन्होंने क्या करा, एक चाइना था, चाइना भी सप्रेशन के अंदर था क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री था। अब वो कम्युनिज्म के अंदर लड़ रहा था, तो वो अपने अपने में एक लगे हुए थे, और उनको कुछ खास मौका जो था वो मिल नहीं रहा था सही से उस चीज को कैटर करने का। सही है। अब यहाँ से आगे जो है वो मैं लेके चलूंगा अगली क्लास में। अब मैं तो काफी टायर्ड हो चुका हूँ अब तक, तो आप लोग लिखें इस चीज को, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लिएगा। टिल देन मेरे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा।